फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम में पूछे गए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जीन पियाजे की, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपनी थ्योरी दी, यानी कि बच्चे के बौद्धिक विकास के बारे में बात की। ठीक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, कौन कौन सी, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जो इनकी पहली अवस्था है इसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसी को हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदीय पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं, है ना। और जो इसमें बच्चे की एज होती है वो कितनी होती है, जन्म से लेकर के 2 साल तक की होती है। अब देखिए, जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है ना, वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू सीखता है। जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, इनके थ्रू बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानता है, सीखता है। इसीलिए इस स्टेज का नाम क्या रखा गया, इंद्रिय गामक अवस्था, क्योंकि इसमें बच्चा अपने इंद्रियों से सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो इनकी सेकंड वाली स्टेज है उसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चे की एज होती है ना, 2 से लेकर के 7 साल होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चा क्या क्या चीज़ें कर लेता है, जैसे कि एनिमिज्म हो गई, बच्चा निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा यहाँ पर सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो 2 से लेकर के 7 साल तक के बच्चे होते हैं वो उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ाया जाता है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ पर सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जीन पियाजे के कौन से स्टेज में बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीखता है, तो वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी। इसमें बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसमें बच्चे की एज कितनी होती है, 7 से लेकर के 12 साल। और देखिए इसका नाम ही क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट होती है, जिसको बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है। ठीक है, बच्चा उन्हीं के बारे में यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। ठीक है, यानी कि सोच पाता है। के साथ साथ बच्चा यहाँ पर चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, यानी कि क्लासिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि फलों को अलग रख लेगा, है ना, सब्जियों को अलग रख लेगा। इसके साथ साथ बच्चा यहाँ पर कंजर्वेशन, संरक्षण भी कर पाता है, सीरिएशन, एक क्रम में भी लगा पाता है चीज़ों को। ठीक है, हालांकि जब जीन पियाजे का एक अलग से मैं सेशन लूँगी, इसमें कि आपकी कंप्लीट थ्योरी रहेगी। ठीक है, तो उसमें और भी डिटेल में मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि संरक्षण, क्लासिफिकेशन, चीज़ों को एक क्रम में लगाना, है ना। बच्चा किस स्टेज में करता है, जीन पियाजे की 3rd स्टेज में, यानी कि जब वो 7 से लेकर के 12 साल तक का होता है। ठीक है, अगर हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, ठीक है, तो इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 12 साल से ज़्यादा का होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित ना हो, जिसको बच्चा टच एंड फील नहीं कर पाता, जैसे जो हमारी सोच होती है, जो हमारी कल्पना होती है ना, तो यहाँ पर हम उसको टच थोड़ी कर सकते हैं, फील थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, तो वो बच्चा 12 साल के बाद कर पाता है ना। मैंने आप लोगों को बता दिया, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं बता दी। पहली अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, SPCF। ठीक है, तो SPCF के आप थ्रू यहाँ पर याद रख सकते हैं कि पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल और तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल। क्वेश्चन कहीं से भी उठा करके पूछ देगा आपके एग्जाम में, जीन पियाजे की 3rd स्टेज क्या है, 4th स्टेज क्या है, या फिर इनको एक क्रम में लगाइए, है ना, या फिर कौन सी स्टेज में बच्चा किस जो है उम्र तक का होता है। ठीक है, पूछ देगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा कितने एज का होता है, तो आप बताएंगे वहाँ पर 2 से 7 साल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया। एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएंगे इसी एक टॉपिक से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी यहाँ पर ईजिली बता पाएंगे। ठीक है, जीन पियाजे की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो आप सभी बता पाएंगे। मैंने क्या बोला, SPCF। ठीक है, F का मतलब क्या हो गया, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकी के जनक हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, ग्रेगोर मेंडल, थॉमस हंट मार्गन, जेम्स वॉटसन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगोर मेंडल, जिन्होंने कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख पाएंगे। ठीक है, ये कौन है आपके, ग्रेगोर मेंडल, जिन्होंने कि मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मटर के पौधों पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और इन्हें क्या कहा जाता है,
फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा ही था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए जो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना, वो किसने दिया था, आपके सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जिन्होंने कि इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बात की थी, इद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इनकी थ्योरी ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आपको बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोस्की, यानी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, क्या मैं उनका एक अलग से पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उन सभी को करा दूँ। प्लीज़ आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि एक अलग से सेपरेट वीडियो जिसमें कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है ना, वो सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको भी मैं कवर करा दूंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट एक सेशन से आपका सभी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी जैसा मुझे कमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी जो क्लास है उसको प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि क्लास को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन है वो आपकी कंप्लीट आने वाली है। ठीक है, रीट एग्जाम के लिए सीडीपी की। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे से जितने सब्जेक्ट हो पाएंगे यहाँ पर उन सभी को मैं यहाँ पर कवर करने का पूरा प्रयास करूँगी, बट सीडीपी के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट मैराथन होने वाली है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। इसमें के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में आप सभी का रिस्पॉन्स आता है अच्छा, तो जो आपके मनोवैज्ञानिकों की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है उनकी जो थ्योरी वाली क्लासेस है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, मैं आप लोग को एक अलग से सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट को ज़्यादा जो थ्योरी वाली चीज़ें होती है वो पसंद नहीं आती है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना चाहते हैं, जबकि वो इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, आप सभी को इसका फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो IQ होती है, जो बुद्धि लब्धि होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, उसके बटे में क्या होता है आपका वास्तविक आयु। ठीक है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपकी IQ निकल करके आ जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा IQ। ठीक है, और मेंटल एज यहाँ पर यानी कि मानसिक आयु कितना दे रखा है 12, और उसके बाद में यहाँ पर जो वास्तविक आयु है वो कितना दे रखा है 10, और इसको हम लोग यहाँ पर 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 0 आपका कैंसिल हो जाता है, और अगर आप 12 गुणे 10 करते हैं तो आपका यहाँ पर, ठीक है, 120 निकल करके यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 120 निकल करके आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका मतलब कैसे भी करके पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको 5 दे दे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको 20 दे दे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ दे कि बच्चे की IQ क्या होगी। ठीक है, तो फिर आप वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, MA/CA गुणे 100। ठीक है, तो MA आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिखती हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, MA कितना दे रखा था, मैंने बोला 5। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये दे रखा है 20। ठीक है, और यहाँ पर 20। ठीक है, उसके बाद में हम कर देते हैं 100 से गुणा, तो फिर आपका 0 से 0 वही कैंसिल हो गया है ना, और ये हो जाएगा आपका 5, और IQ निकल के कितना आ जाएगा आपका 25। ओके, आपको समझ में आया है ना। तो इस तरीके से आप जो है IQ यहाँ पर यानी कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसको निकाल सकते हैं, सिर्फ डाटा चेंज कर देगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में जो है निकाल लेना है IQ। ठीक है, और देखिए इसको आप हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे याद कर सकते हैं, मावा। ठीक है, मावा से याद कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर बटा रहेगा आपका। ठीक है, गुणे 100, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तब, है ना। तो मावा का मतलब क्या हो गया, मानसिक आयु। ठीक है, बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना IQ निकाल सकते हैं, यानी कि बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये डिजिट चेंज कर देगा, बाकी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर कि जो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया था, तो इसको किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, और दिया कब था, 1908 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था, 1908 में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं।
बट उससे पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी इस क्वेश्चन का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है मुझे राइट आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके यहाँ पर प्रैक्टिस भी थोड़ी सी हो जाए, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप जो उसको इजिली यहाँ पर कर पाएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 30 दे रखा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर IQ आप बताइए, ठीक है। IQ क्या होगा आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य, ओके। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होगा कि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। हर बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है ना, दूसरे बच्चों से अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्या हो गया आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है दूसरे व्यक्ति से अलग है, ठीक है। यानी कि हर एक व्यक्ति सेम नहीं हो सकता, सबके सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता है वो दूसरे व्यक्तियों से अलग होती है। और ये किसके कारण से होती है, तो ये हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण से होती है। यानी कि जो हेरिडिटी, जो आनुवंशिकता हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हमारे अंदर आती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्हीं दोनों का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। और इन्हीं दोनों की वजह से हमारे अंदर क्या आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। आपने देखा होगा कोई पतले होंगे कितने लोग मोटे होंगे, कितने लोग लंबे होंगे, कितने लोग छोटे होंगे, है ना। तो ये हेरिडिटी का ही तो कमाल है ना। इसके साथ साथ जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वहीं से तो चीज़ों को सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब रीजन की वजह से क्या आता है, हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस जाते हैं, यानी कि हम दूसरे व्यक्तियों से अलग हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पूछ रखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, यानी कि कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ठीक है। यानी कि हेरिडिटी किसमें जो है योगदान नहीं देगी, ऑप्शन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आनुवंशिकता तो सिंपल सी बात है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसमें तो हमारी हेरिडिटी मतलब योगदान दे रही है ना। बट यहाँ पर पूछा है कि जैविक फैक्टर का आपको यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। जन्मजात स्वभाव, देखिए होता है ना, कितने व्यक्तियों का जन्म से ही वैसा स्वभाव रहता है, कितना भी कोशिश कर लें, है ना, वो चीज़ चेंज होएगी, मतलब होगी ही नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका बचपन से ही ऐसा नेचर है, ठीक है, इसका नेचर चेंज ही नहीं हो सकता क्योंकि उसको उसकी हेरिडिटी से वैसा मिला हुआ है ना। कितने लोग जो बच्चे होते हैं उनको जन्म से कोई विकार होता है ना, तो उसको थोड़ी कोई चेंज कर सकता है, कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट दे दें, है ना, वो जो जन्म से विकार है वो जल्दी चेंज नहीं होता है या फिर चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब उसमें कह सकते हैं कि सुधार किया सकता है, बट पूरी तरीके से वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो जन्म से ही मिला हुआ है। तो हेरिडिटी क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो जन्मजात स्वभाव ये भी हमारे हेरिडिटी से संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी तो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है। अभिभावक बालक संबंध, अब देखिए जो अभिभावक बालक संबंध है ये तो आपका इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा ना। टीचर से जो आपका रिलेशन है ये तो आपका इन्वायरमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि आपके माता पिता के थ्रू आपके हेरिडिटी में निर्धारित किया गया था कि आप जो है टीचर के साथ में ऐसा संबंध बनाएंगे, नहीं, वो तो अपने इन्वायरमेंट से आपने सीखा, वो तो अपने जो है आसपास के जो बच्चे थे उनके थ्रू या फिर आपने जो आसपास समाज था या फिर जो आपकी फैमिली का माहौल था, जिस तरीके से आपको चीज़ें बताई गई कि टीचर के साथ में एक अच्छा रिलेशन बना करके रखना है ना, या फिर टीचर ने आपके सामने जिस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, टीचर से एक अच्छा संबंध बना लिया, है ना। जो रिलेशन बनाया आपने, जो संबंध बनाया, ये तो आपका इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया ना। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। सिंपल सा देख के समझ में आ रहा था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य तो देखिए आपका हेरिडिटी का मतलब पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए जन्म से ही कोई विकार है, जन्मजात कोई बीमारी हो गई है ना, तो वो थोड़ी ना सही हो सकती है, ठीक है। बट इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। बट पूछा है कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। जो संबंध होते हैं ना, किसी से भी आप संबंध बनाएं उसमें हमारे हेरिडिटी का रोल नहीं होता है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सा रोग वंशानुगत है, ठीक है। एडीएचडी तो आपका वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपका मतलब एक संपर्क में आने से आता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं। फेनिल कीटोन्यूरिया, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या होता है, एक वंशानुगत रोग होता है जो कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फेनिल कीटोन्यूरिया होता है ये क्या होता है, एक वंशानुगत रोग होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पार्किंसन ये नहीं होगा, HIV ये भी नहीं होगा, ये तो आपका मतलब बहुत ही बेकारी बीमारी होती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं।
आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? ठीक है, अब देखिए जो आरटी अधिनियम 2009 आया ना, वो कौन से बच्चों के लिए आया? जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं। ठीक है, और क्या बात की गई कि इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट देखिए क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करें ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए लैंग्वेज को, तो यहाँ पर क्या पूछ सकता है, जो आरटी अधिनियम 2009 है वो दिव्यांग बच्चों के लिए है ना, क्या आयु समूह यानी कि एक क्या एज निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 से 18। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, बट रीट के एग्जाम में नहीं, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बट हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन उठा करके आपके रीट के एग्जाम में बन जाए। ठीक है, और वो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 6 से 14 साल ही जो है ऑप्शन में फिलअप करके चले आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर दिव्यांग बच्चों के लिए पूछे ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 6 से 18। ठीक है, तो जो आरटी अधिनियम 2009 है ये सामान्य बच्चों के लिए कैसा है, या फिर वैसे ही पूछ दे आपसे। ठीक है, जब तक दिव्यांग बच्चे ना लिखा हो तब तक 6 से 18 की तरफ जो है आपको नहीं जाना है। ठीक है, 6 से 14 की तरफ ही जाना है। अगर दिव्यांग लिख दे क्वेश्चन में कि दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो आपको कौन सा ऑप्शन पर फिलअप करना है, 6 से 18 वाले। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो बाल्यावस्था की स्टेजेस है उन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर शैशवावस्था दे रखा है, तो अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो ये कब से कब तक होता है, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 2 साल के बाद का पूछा हमसे, है ना। तो 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बचपन। अब देखिए जो बाल्यावस्था है ना, शैशवावस्था के बाद में क्या आती है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था है इसी को आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम लोग प्रारंभिक बचपन या फिर पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, और एक आपका क्या हो गया लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम लोग मध्य बाल्यावस्था या फिर माध्यमिक बचपन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो अर्ली चाइल्डहुड है ना, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, और जो मध्य चाइल्डहुड है, जो मध्य बाल्यावस्था होती है, ठीक है, उसमें बच्चा 6 से लेकर के 12 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 6 से लेकर के 12 साल तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा मिडिल चाइल्डहुड यानी कि माध्यमिक बाल्यावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है 2 से लेकर के 6 साल, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक बचपन यानी कि सेकंड ऑप्शन मध्य बचपन। मैंने आप लोगों को बता रखा 6 से लेकर के 12 साल। ठीक है, किशोरावस्था आप सभी को पता होगा 12 से लेकर के 18 साल। ठीक है, और इसी को स्टेनली हॉल ने क्या कहा है, तनाव संघर्ष तूफान की अवस्था का है, क्योंकि इसमें जो है जो बच्चे के इमोशंस होते हैं ना, वो उस पर कहीं ना कहीं हावी होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, है ना। बच्चा तो क्या ही मतलब जो किशोर या फिर किशोरी होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं, है ना। कई तरीके के फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं, है ना, फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे होते हैं। तो इस टाइम जो है जो ये अवस्था होती है, ये क्या होती है, तनाव संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि तनाव संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन सी है, तो किशोरावस्था है। किसने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहा है। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, स्टेनली हॉल ने कहा है। ठीक है, स्टेनली हॉल ने जो है किशोरावस्था को क्या कहा है, तनाव संघर्ष और तूफान की अवस्था का है। बाकी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, आपका सेकंड वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए जो विकास के प्रिंसिपल है ना, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, देखिए विकास के कई सारे प्रिंसिपल है, बट उसमें 2 से 3 प्रिंसिपल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, दिशा का सिद्धांत जो कि क्या कहता है, इसमें आपको 2 पढ़ना है। एक हो जाएगा आपका शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल, इसको आप CP से याद रख सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो है निमोनिक्स मैंने बनाए हुए हैं जो कि आपको याद रखने में हेल्प करेंगे, CP। ठीक है, या फिर PC। ठीक है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, है ना। तो CP का मतलब क्या, ये हो गया आपका सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी जो सिद्धांत है उसका नाम ही है शीर्षगामी। ये क्या कहेगा, जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से लेकर के पैर की तरफ होता है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में देख पाएंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ उसको। ठीक है, तो शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहेगा कि जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो होगा, है ना। सिर से पैर की तरफ कहने का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए जब भी आप किसी छोटे बच्चे को, बिल्कुल जो मतलब जो न्यू बेबी होता है ना, 1 से 1.5 महीने तक का बेबी, तो उसको क्या करते हैं, उसके सिर के पीछे हल्का सा हाथ लगा करके उठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चे का उसके सिर पे कंट्रोल आया नहीं रहता है। ठीक है, बच्चे की जो मुंडी होती है इधर उधर घूम जाती है ना। तो यहाँ पर
बच्चा सबसे पहले संभालना क्या सीखता है, अपना सर संभालना ही तो सीखता है। उसके बाद में जो उसकी भुजाएं होती हैं उनको संभालना सीखता है, फिर जो बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको संभालना सीखता है ना। तो यहाँ पर यही कहा गया जो शीर्षगामी सिद्धांत है कि बच्चे जो सबसे पहले अपने कंट्रोल करना सीखता है वो सर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में आगे के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर कंट्रोल करना सीखता है ना। तो इसलिए कहा था कि शीर्षगामी सिद्धांत यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है, ठीक है। बट जो दूसरा सिद्धांत है प्रॉक्सिमल डिस्टल यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत, ये क्या कहता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। बॉडी का सेंटर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, है ना। तो सबसे पहले उसका विकास होता है, इसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं जैसे कि हमारा हृदय हो गया, हमारी भुजा होगी, है ना, उनका विकास होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है तो कौन सा सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत है। अगर मध्य से बाहरी भाग की तरफ विकास हो रहा है यानी कि सेंटर टू पेरिफेरा, है ना, बॉडी के मतलब बीच से बाहर की तरफ विकास हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उल्टा नहीं चलता है पैर से सिर की ओर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा विकास, ये गलत हो जाएगा। सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो ये हो जाएगा गलत। केंद्र से छोरों तक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल, अगर यहाँ पर समीपस्थ दूराभिमुखी प्रिंसिपल लिखता है ना तो यहाँ पर केंद्र से छोरों, जो मैंने बताया ना, बॉडी से सेंटर से बाहरी भाग की तरफ चलता है, ठीक है, वो वाला प्रिंसिपल हो जाता है। बट पूछा क्या है क्वेश्चन में, शीर्षगामी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बाहर से केंद्र की ओर, ठीक है, बाहर से केंद्र की ओर नहीं होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए यहाँ पर। अगर आप मुझे जैसा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के यहाँ पर जो क्वेश्चन उनका तैयार करूँगी। बाकी कंप्लीट मैराथन की जो क्लास है आपकी जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है अलग से प्रीवियस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए अभी तक उन सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को मैं एक ही क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो जल्दी आप लोगों को यहाँ पर जो है फरवरी से पहले ही आप लोग वो क्लास देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो इन क्लास का PDF है, ये बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि कहाँ पर मिलेगा, तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए रीट एग्जाम के लिए वो भी आपको यहाँ पर जल्द ही मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।